भारत के कई इलाकों में आज एक्स की सर्विस ठप हो गई। ऐसे में से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो एक्स के यूज़र्स को ही। सीधे तौर पर एक्स के यूज़र्स का कहना है कि वो आज एक्स पर कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं कर पा रहे और वहीं नए पोस्ट को नहीं देख पा रहे। इन तमाम चीज़ों की जानकारी रखने वाला पोर्टल डाउन डिटेक्टर के अनुसार देश के कई हिस्से में आज एक्स की सर्विस जो है वो ठप नजर आई। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे कई बड़े शहर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। डाउन डिटेक्टर के अनुसार ये साफ बताया गया कि ये प्रॉब्लम जो है वो कुछ जगहों पर नज़र आई, सब जगहों पर नज़र नहीं आई। वहीं यूज़र्स का बताना है कि इससे ना तो वो मोबाइल के ज़रिए ऐप के थ्रू एक्स को यूज़ कर पा रहे हैं, ना ही लैपटॉप के ज़रिए इसे यूज़ किया जा रहा है। वहीं ये कठिनाई सभी जगहों पर देखने को नहीं मिली। कुछ जगहों पर इसकी परेशानी नज़र आई तो कई जगहों पर एक्स जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा था। वहीं सबसे ज़्यादा इसकी परेशानी मोबाइल ऐप में देखने को मिली, जो कि करीब 51% है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस के लिए आज टेंडर की जो बिड थी वो खुल गई है। फाटा और गुप्त काशी से मामूली बढ़ोतरी के साथ ही ये बिड खोल दी गई है और बाकी जितने भी हेलीपैड है वहाँ पर पिछले वर्ष का किराया बना रहेगा। और सीईओ उकाड़ा का ये भी कहना है कि आगामी 10 तारीख से यानी 10 अप्रैल से इनकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से काम इस योजना पर चल रहा है, ऐसी संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही चूँकि जो ये एक फेयर तय हुआ है उसमें गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए जो दोनों तरफ की ट्रिप है 12,154 रुपये, फाटा से 9,680 रुपये और सिरसी हेलीपैड से 6,086 रुपये होगी। तो इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में गुप्त काशी से 290 रुपये और फाटा से 838 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सिरसी हेलीपैड का किराया 2753 रुपये जो सबसे सस्ता है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है। और इसके अलावा जो एक पिछले वर्ष में हेली क्रैश हुए थे उनको देखते हुए भी इस बार नियमों में सख्ती की जा रही है और शॉर्टेज में कटौती की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी विभागों के साथ पीसीबी यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। उसका उद्देश्य यही है और दावा भी यही है कि इस बार साफ़ सफाई की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खास फोकस किया जाएगा और इसके लिए वहाँ पर गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, स्वयं सहायता समूह और लोकल जो एक संगठन बनाकर लोग काम करते हैं, युवक मंगल दल है, PRDI या जो भी लोग हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो इस मामले में मदद करें और उनकी आय भी हो सके। पहाड़ के दृष्टिगत जो चुनौती है यहाँ पे ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे चारधाम यात्रा रूट्स है इसमें ट्रैक रूट्स भी है, हमारे नेशनल हाईवेज भी है और जो उनको जोड़ने वाले जो मार्ग है उस मार्ग पर जो है अभी हाल ही में प्रमुख सचिव जो हमारे चेयरमैन भी है यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा उनके जो निर्देश गए थे कि एक एडिशनल व्यवस्था भी जो है साफ़ सफाई की, जो कूड़ा, प्लास्टिक और अन्य जो कचरा है इन कचरे का निस्तारण करेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक इंडिपेंडेंट एडिशनल व्यवस्था चारधाम यात्रा रूट पे हम लोग इस बार करने जा रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के साथ साथ जो सॉलिड वेस्ट का कचरा है उसको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण कर सके। और मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि जो स्थानीय हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ है या रूरल लोकल बॉडीज़ है उनके लिए भी एक आय का नया स्रोत एक जनरेट होगा। इसका उद्देश्य केवल चारधाम यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखना है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। यूपी भाजपा इस समय संगठन के पुनर्गठन में जुटी हुई है। जिला समितियों के गठन के बाद माना जा रहा है कि 15 अप्रैल तक बीजेपी की जो यूपी की नई टीम होगी वो घोषित कर दी जाएगी, जिसमें अगर हम प्रदेश पदाधिकारियों की बात करें, अलग अलग मोर्चों की बात करें, प्रकोष्ठों की बात करें, क्योंकि देखा जाए तो इसमें जो तमाम सदस्य हैं, इन मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, चूंकि इनका बदलाव पिछले काफी समय से लंबित है तो माना जा रहा है कि 15 अप्रैल तक ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। न सिर्फ संगठन बल्कि सरकार में भी आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है, खासतौर पर आयोगों और निगमों में। देखा जाए तो तमाम ऐसे आयोग हैं, तमाम ऐसे निगम हैं जिसमें अध्यक्षों को लेकर और जो उनके बोर्ड मेंबर होते हैं उनके सदस्यों को लेकर जो एक नियुक्ति की प्रक्रिया है पिछले काफी समय से लंबित चल रही थी। तो माना जा रहा है कि संगठन के साथ साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सरकार में समायोजित करने के लिए, सरकार काम का तोहफा देने के लिए, जो उन्होंने मेहनत की उसका तोहफा देने के लिए उन्हें समायोजित कर सकती है अलग अलग आयोगों में, अलग अलग बोर्डों में और अलग अलग निगमों में। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।
मदरसे को लेकर फिर एक बार यूपी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। मदरसों में चलने वाला मिड डे मील को लेकर के, जिसकी संख्या लगभग 558 मदरसे हैं, उनके पूरे उत्तर प्रदेश में जांच की जाएगी। ये शासन से आदेश निकल चुका है और मदरसों में मिड डे मील की जो योजना चल रही थी उसकी जांच हर तरीके से होगी कि आखिर उसमें जो पैसा आता था या फिर जो मेन्यू था वो किस तरीके से पालन किया गया है। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि योगी सरकार में लगातार मदरसे के शिक्षा को लेकर के उसे बेहतर करने की कोशिश होती रही और अगर कोई मदरसा गैर मान्यता है तो उसे सर्वे करके उसे ढूंढा भी गया। अब मिड डे मील की जांच की बारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर में 23 और 28 मार्च को आई तकनीकी खराबी के चलते तमाम उपभोक्ताओं की जो बिजली कनेक्शन है वो बंद हो गया था और बिजली की सप्लाई रुक गई थी, जिसकी सैकड़ों शिकायतें जो हैं वो तमाम बिजली घरों को संबंधित अधिकारियों को दी गई। उसके बाद बिजली विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच की गई तो नोएडा बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ने दावा किया है कि उनके द्वारा जाँच कराई गई, IT की टीम लगाई गई और संबंधित अधिकारियों ने जब इस प्रकरण की जाँच की तो पता चला कि ऐप पर ज़्यादा लोगों का ट्रैफिक आ जाने से जिन उपभोक्ताओं के द्वारा मीटर को रिचार्ज किया गया है वो मैसेज अपडेट ना होने के चलते इस तरीके की जो तकनीकी खराबी है वो आई थी। अब तमाम एक्सपर्ट की मदद से इस खामी को दूर कर लिया गया। आने वाले समय में किसी भी उपभोक्ता को इस तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके का बयान बिजली विभाग की तरफ से दिया गया है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक अपील भी की है कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने मीटर में, अपने कनेक्शन में अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें ताकि उनको इस बात की जानकारी रहे कि उनके मीटर में कितनी बिजली बाकी है, कितना दिनों बाद उनको रिचार्ज करना है। तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए अपने फ़ोन नंबर अपडेट कराने की बात बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है और आगे से इस तरीके की तकनीकी जो खराबी है वो नहीं आएगी, इस तरीके का भी दावा जो है बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा फिलहाल किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एस शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। कानपुर में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करने के गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस की टीम मेरठ को रवाना की गई है। दरअसल मेरठ के एक अस्पताल से जुड़े कई डॉक्टर्स का नाम इस पूरे मामले में निकल करके सामने आया है, जहां पर टीम जा करके पड़ताल करेगी और ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि इस नेटवर्क की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिस महिला पारुल को किडनी दी गई थी, जिसका ट्रांसप्लांट किया गया था, उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पूरे मामले में जो डोनर आयुष है उसके साथ भी ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल डोनर आयुष MBA का छात्र है जिसने अपनी पढ़ाई के लिए किडनी बेचने का फैसला किया था। उसे 9 लाख रुपए दिए जाने थे लेकिन उसे महज 3.5 लाख रुपए दिए गए हैं। पुलिस तमाम एंगल पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तमाम उन डॉक्टर्स के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है इनके नाम इस पूरे रैकेट में निकल करके सामने आए हैं। मुकदमा लिखा गया था, इसमें 6 लोग जेल गए थे। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी आए थे, कुछ अन्य हॉस्पिटल के नाम भी आए हैं। उनके बारे में भी जांच चल रही है। कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम आए, कुछ डॉक्टर्स के नाम आए, उनके बारे में भी जांच चल रही है। और जो डॉक्टर्स कल जिनके नाम आए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। दरअसल पुलिस ने डॉक्टर दंपति के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जबकि इस पूरे मामले में निकल करके ये सामने आया है कि 3 अस्पतालों में पिछले कुछ महीनों में 40 से 50 लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं, जिसमें एक विदेशी महिला भी शामिल है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। ऐसे में इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है कौन कौन से नामों के खुलासे होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शम तिवारी, न्यूज स्टेट, कानपुर। जब एक पुरुष को ये पता चले कि उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसके पेट में बच्चेदानी की पुष्टि हुई है तो कैसा महसूस होगा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के सहसवान स्थित डॉक्टर रामनिवास गुप्ता हॉस्पिटल का है। यहाँ समसपुर गांव के रहने वाले नेम सिंह ने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में पुष्टि हुई कि उसके अंदर यूट्रस है, यानी कि बच्चेदानी है। जिसके बाद नेम सिंह दर भटकता रहा और कई डॉक्टरों के पास गया। हालांकि कुछ डॉक्टरों ने इसे मजाक में लिया और कुछ डॉक्टरों ने
सीरियसली इसको कहा कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो गलत है। हालांकि अब नेम सिंह आला अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगा रहा है। जानकारों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड में अधिकांश ये होता है कि जो डॉक्टर जिनके नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है, मशीन को ऑपरेट कोई और करता है, वो डॉक्टर नहीं करता। और जो ऑपरेटर होते हैं वो कॉपी पेस्ट का सिस्टम करते हैं, यानी कि कोई महिला आई है तो महिला के अल्ट्रासाउंड को कॉपी करके दूसरी महिला पर पेस्ट कर दिया, या फिर उसकी पुरुष की रिपोर्ट को पुरुष पर। लेकिन यहाँ उनसे चूक ये हुई कि जो नेम सिंह थे, किसी महिला की रिपोर्ट को उन पर पेस्ट कर दिया गया। हालांकि जो नाम पेशेंट का दिखाया गया है उसमें भी श्रीमती नेम सिंह लिखा है। हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उनका कहना है कि पूरे मामले में नेम सिंह से बात कर ली गई है। हालांकि वो समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अधिकतर ये रिपोर्टें गलत होती हैं और ऐसा क्यों होता है। ऐसे लोगों पर आखिर कानूनी शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है। बदायूं से न्यूज स्टेट के लिए मैं ओमवीर सिंह राठौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से 250 कूड़ा उठाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे वाहन हैं जो राजधानी लखनऊ को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। हमारी सरकार में कूड़ा निस्तारण को लेकर पूरे प्रदेश में काम हो रहा है और यही वजह है कि लखनऊ जैसे आसपास के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग सुधरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कोशिश की कि पूरे प्रदेश में LED लाइटें लगे ताकि बिजली का बिल भी कम आए, उसकी जो ऊर्जा की खपत है वो भी कम हो और जो शहर है वो दूधिया रोशनी में जगमगाए। पिछली सरकारों में चूंकि बिजली दी ही नहीं जाती थी, इसलिए सरकार को चिंता नहीं थी। बड़े हाइलोजन लाइटें लगाई जाती थी जो बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा करती थी। हमारी सरकार की अपेक्षा है, सरकार की कोशिश रही है कि लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके और इसके साथ ही जो बिजली का बिल है जो नगर निगम को देना पड़ता था उसमें भी कमी आई। लखनऊ से उड़ेल सफर के साथ शर्मा, न्यूज से प्रदेश। प्रदेश में अब ओला, उबर जैसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन का रेन्यूअल कराना अब अनिवार्य होगा। साथ ही ओला, उबर जैसी सेवाओं के मामले में अब बुकिंग कैंसिल करने पर ड्राइवर और यात्रियों पर 10% का भी जुर्माना लगेगा। इन सेवाओं को देने वाले ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही मेडिकल टेस्ट और फिटनेस टेस्ट कराना भी अनिवार्य किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आज से राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में जो स्क्रीन टाइमिंग है बच्चों की वो कम की जाए। इसके लिए बाकायदा उन्हें न्यूज़पेपर और किताबें पढ़ के सुनाई जाए, उनको पढ़ने का मौका दिया जा सके। मोबाइल जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है स्कूल में उसका इस्तेमाल। इसके साथ ही ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो इनरोलमेंट है स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है उसमें तेज़ी से बढ़ाया जाए, छात्रों को एडमिशन हो, उनको सुगम जो शिक्षा है वो मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही खेलों से उनको जोड़ा जाए ताकि जो मोबाइल पर जो समय व्यतीत हो रहा है बच्चों को उसे कम किया जाए। इसके लिए तमाम स्पोर्ट्स जो गतिविधियाँ हैं स्कूलों में वो शुरू की जाए। लखनऊ से उड़ेल सफर के साथ शर्मा, न्यूज़ के प्रदेश। नोएडा प्राधिकरण से सीबीआई द्वारा करीब 20 बिल्डर प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलों और उसके नक्शे और प्राधिकरण का बकाया को लेकर जवाब मांगा है। दरअसल नोएडा के 20 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें बिल्डरों ने बैंकों से साठगांठ कर सबवेशन स्कीम के तहत निवेशकों को फ्लैट बेचे और निवेशकों से इस बात का आश्वासन दिया कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा यानी पोजीशन नहीं मिल जाएगा तब तक उनके नाम पर जो लोन कराया गया है उस लोन की EMI बिल्डर भरेंगे। लेकिन देखते ही देखते तमाम
तमाम बिल्डर दिवालिया घोषित हो गए और दिवालिया घोषित होने के बाद जो निवेशक थे उनको सीधे EMI भरनी पड़ी और कई निवेशक जो है वो बैंक करप्ट भी हो गए। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद CBI ने इस पूरे मामले में 22 अलग अलग FIR दर्ज की थी। इसमें कई बैंकों के कर्मचारी, बैंक और बिल्डर कंपनियां शामिल थीं। अब इस पूरे मामले को लेकर CBI की जांच तेज नजर आ रही है और बिल्डरों से जुड़ी जो जानकारी है वो फिलहाल नोएडा अथॉरिटी से मांगी गई है। जानकारी मिलने के बाद कई बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी भी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। वाराणसी में छात्र की हत्या को लेकर के बवाल बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से यूपी कॉलेज में 20 मार्च को छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही छात्र काफी आंदोलित हैं। छात्रों का कहना है कि ये पूरी वारदात प्राचार्य की लापरवाही के कारण हुआ। ऐसे में छात्रों की मांग है कि यूपी कॉलेज के प्राचार्य को तत्काल यहां से हटाया जाए, अन्यथा उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों ने आज विरोध करते हुए अपना बाल मुड़वाया और साथ ही ये चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा अगर जल्द ही यूपी कॉलेज के प्राचार्य को यहाँ से हटाया नहीं जाता है तो। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर प्राचार्य लापरवाही नहीं दिखाते तो छात्र सूर्य प्रताप सिंह की मौत नहीं होती। छात्रों का पूरी तरह से आरोप है कि लापरवाही के कारण ही उनके कॉलेज में दिन दहाड़े उनके साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। भारत नेपाल सरहद पर सुरक्षा के दावों को ठेंगा दिखाते हुए पॉपकॉर्न तस्करी का एक बड़ा सिंडिकेट इन दिनों सक्रिय है। हैरानी की बात यह है कि नाइजीरिया से समुद्री और हवाई मार्ग से काठमांडू पहुंचने वाला यह पॉपकॉर्न अब कैरिंग करने वाले लोगों के जरिए भारतीय सीमा में खपाया जा रहा है। मुनाफाखोरों ने इस खेल के लिए भैरहवा, बेलहिया और पगडंडी रास्तों के साथ साथ अब लग्जरी कारों से शहरों तक माल पहुंचाने का रास्ता अपनाया है। इन प्राइवेट और टैक्सी गाड़ियों में नाइजीरियन पॉपकॉर्न के साथ नेपाली MRP वाला क्लोजअप और विदेशी ग्रोसरी आइटम बेखौफ तरीके से भारतीय मंडियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सवाल सीधा सनौली पुलिस के कार्यशैली पर है कि आखिर खाकी के नाद के नीचे यह अवैध सिंडिकेट कैसे फल फूल रहा है। यह पुलिस की सुस्ती है या तस्करों को वर्दी की मौन सहमति। जिस सरहद पर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां लग्जरी गाड़ियां माल लेकर कैसे गुजर रही हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि महाराजगंज प्रशासन इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर कब और कैसे अंकुश लगाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी का ऑपरेशन चक्रव्यूह मार्च महीने में अपराधियों पर भारी पड़ता नजर आया। पूरे जिले में एक सख्त और सुनियोजित रणनीति के तहत 148 चेकिंग पॉइंट बनाए गए, जहां हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी गई। इसी सघन अभियान का नतीजा रहा कि पुलिस ने 210 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया। कार्रवाई यही नहीं रुकी, 45 वाहनों को सीज किया गया, जबकि 9 अवैध तमंचे और 16 जिंदा कारतूस बरामद कर अवैध हथियारों का नेटवर्क पर भी करारा प्रहार किया गया। नशे के कारोबार की बात करें तो पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा, जहां 324 ग्राम स्मैक और 2 किलो 360 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही 218 लीटर अवैध देसी शराब पकड़कर अवैध कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। अगर जन सुरक्षा के मोर्चे पर भी बात की जाए तो यह अभियान बेहद असरदार साबित हुआ। 6 गुमशुदा लोगों को सकुशल बरामद किया गया। वहीं 15 अपहृत व्यक्तियों को भी पुलिस ने सुरक्षित ढूंढ निकाला। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस सख्त कार्रवाई का सीधा असर अपराध के ग्राफ पर पड़ा और जिले में चोरी की घटनाओं पर 52% की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर ऑपरेशन चक्रव्यूह ने यह साबित कर दिया है कि जब पुलिस सख्त इरादों और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरती है तो अपराधियों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। जनपद हापुड़ में भी घरेलू गैस को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। इसी अफरा तफरी के बीच एक बड़ा गैस घोटाला भी सामने आया है।
इस पूरे मामले की रिपोर्ट अधिकारियों ने शासन को भी भेजी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखवा क्षेत्र से शुरू हुआ। पिलखवा क्षेत्र में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, जहां पर एक गैस एजेंसी से घरेलू सिलेंडर खाना बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन शनिवार और रविवार को एजेंसी संचालक ने सिलेंडर नहीं भेजे। जब अधिकारियों ने एजेंसी संचालक से बात की तो एजेंसी संचालक ने बताया कि सिलेंडर फिलहाल एजेंसी पर उपलब्ध नहीं है। जब अधिकारियों ने डीएसओ से बात की तो डीएसओ ने जब रिकॉर्ड चेक किए तो जो एजेंसी के रिकॉर्ड थे उन रिकॉर्ड में सिलेंडर करीब 200 के करीब दर्शाए गए थे, लेकिन मौके पर स्टॉक नहीं बताया जा रहा था। जिसके बाद डीएम ने अधिकारियों की एक टीम बनाई। जब टीम ने जाकर मौके पर चेक किया तो पाया कि एजेंसी संचालक बिल्कुल सही कह रहा था, मौके पर स्टॉक नहीं थे। जिसके बाद उस टीम ने जनपद की करीब 14 एजेंसियों को चेक किया तो उन 14 एजेंसियों पर भी यही हाल था। यह पाया गया कि कंपनी के रिकॉर्ड में तो सिलेंडर दिए जा रहे थे, लेकिन मौके पर एजेंसियों पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे। जबकि एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर वहाँ के से भी ज़्यादा थे और वहाँ पर एकदम फुल स्टॉक था। वहाँ एक गाड़ी भरी हुई खड़ी थी। ऐसा माना जा रहा है कि उस एक एजेंसी से ही वो सिलेंडर ब्लैक हो रहे थे। इस पूरे मामले की रिपोर्ट जब उच्च अधिकारियों को दी गई तो उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में एक जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी गई है। इस पूरे मामले में करीब 14 एजेंसियों पर जो है कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये पूरा मामला जब सामने आया, इसके बाद अधिकारियों ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और गैस एजेंसी जो संचालक हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद सभी गैस एजेंसियों की नियमित जांच भी की जा रही है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब सिर्फ क्रूड ऑयल या गैस तक ही सीमित नहीं है। इसका असर अब अन्य जो दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी दिखाई दे रहा है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो अब सीधे इस युद्ध का असर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के विजय सेल्स पे मौजूद हैं और कौन कौन सी चीज़ों के दाम बढ़े हैं ये आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लैपटॉप्स अगर आप खरीदने जाते हैं तो अगर एक महीने पहले आपने लैपटॉप्स के दाम अगर आपने पता किए थे तो आज अगर आप फिर से एक बार अगर लैपटॉप्स के दाम अगर आप चेक करते हैं तो बीते एक महीने में करीब 15 से 20% जो लैपटॉप्स के जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं। बताया जा रहा है करीब बीते एक महीने में 3 बार लैपटॉप्स के रेट बढ़ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो मोबाइल फ़ोन के दाम भी बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि जो एंट्री लेवल के फ़ोन होते हैं, जो पहले आपको 10 से 12 हज़ार में फ़ोन्स मिल जाया करते थे, ऐसे फ़ोन के दाम भी बढ़े हैं। जो पहले 10 से 12 हज़ार में मिलते थे अब वो 14 से 16 हज़ार हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे फ़ोन्स हैं जिनकी कीमत जो है वो अब सीधे 20 हज़ार से शुरू होती है। यानी कि अगर कोई कस्टमर पहली बार अपने घर में फ़ोन ख़रीदना चाहता है या टीवी ख़रीदना चाहता है तो इन तमाम चीज़ों के जो दाम हैं वो सीधे बढ़े हैं और इसका कारण बताया जा रहा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे एयर कंडीशनर हो गया, टीवी हो गया, जो भी स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इन प्रोडक्ट्स के रेट में भी करीब 10 से 15% इजाफा देखा जा रहा है। बात अगर हम एसी की करें तो बीते करीब 1.5 महीने में एसी के दाम में 15 से 20% का उछाल आया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।